हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप साइंस में स्वागत करता हूं। मैं त्रिलोक राज पुरोहित। दोस्तों, आज हमारा जो पूरा सेशन है आधुनिक आवर्त सारणी के ऊपर रहेगा, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं की हम चर्चा करेंगे। आज दोस्तों, आज हमारा जो क्वेश्चंस के ऊपर ही चर्चा रहेगी। दोस्तों, आज हम थ्योरेटिकल बातें कम करेंगे, क्वेश्चन की बातें ज़्यादा करेंगे। दोस्तों, तो चलो दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन बिना किसी टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। केवल पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों, यदि आपका हौसला मजबूत है और अपने हौसले को और अपनी कामयाबी को पाना चाहते हो, दोस्तों अपनी मंजिल को एक निशाना टारगेट करके अपने हौसले को बुलंद करते हुए आज अपने एक टारगेट फिक्स कर लो दोस्तों कि हमें इतना पोर्शन इस साइंस का पढ़ना है, इतना इसका पढ़ना है। इस प्रकार से अपना यदि टारगेट फिक्स रहेगा दोस्तों तो मंजिल आपको मिल जाएगी, आपका हौसला दोस्तों बुलंद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो आज हम पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं सीधे ही दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। देखो, आधुनिक आवर्त सारणी और आवर्त सारणी में फर्क है दोस्तों। आवर्त सारणी दोस्तों मेंडलीफ ने दी थी, तो आवर्त सारणी का जनक आपसे यदि पूछे दोस्तों तो क्या करोगे इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मेंडलीफ। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी दी थी। सबसे पहले यदि पूछे कि आवर्त सारणी एक सही रूप से तत्वों यानी एलिमेंट्स को एक क्रमवाइज सजाने का जो काम किया था वो मेंडलीफ साहब ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये जर्मन वैज्ञानिक थे और इन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी कि आवर्त सारणी का इन्हें जनक कहते हैं। और इनका जो आधार था यानी एलिमेंट्स को जो सजाने का आधार इन्होंने बेस जो माना था वो दोस्तों द्रव्यमान संख्या को माना था। किसको माना था? द्रव्यमान संख्या को बेस मानते हुए मेंडलीफ ने अपनी एक आवर्त सारणी दी थी। और उस समय एलिमेंट्स दोस्तों 63 थे। कितने थे? 63 थे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी दी उस समय एलिमेंट्स की संख्या कितनी थी। तो मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी दी थी उस समय दोस्तों एलिमेंट्स की संख्या 63 थी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, अधातु और उपधातुओं की संख्या क्या क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, ये आधुनिक आवर्त सारणी दी किसने थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी मोजले साहब ने 1913 के अंदर दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, किसने दी दोस्तों? मोजले साहब ने दी थी। कब दी? 1913 में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडलीफ की आधुनिक आवर्त सारणी कब दी गई। तो मोजले साहब ने 1913 में दी थी। अब इसमें मैंने पूछा है धातु, अधातु और उपधातु। तो उपधातु तो 7 है, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे दोस्तों। अब धातुओं की संख्या है दोस्तों 91। कितनी है? 91 तो है दोस्तों आपके मेटल। और उपधातु कितने हैं दोस्तों? तो उपधातु है 7। तो ये कितने हो गए दोस्तों टोटल? तो ये हो गए हमारे 98। अब टोटल यानी आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर यदि टोटल बात की जाए कितने एलिमेंट है तो 118 एलिमेंट है। और 118 एलिमेंट में से 98 आ चुके हमारे पास में, तो बचे कितने दोस्तों? 20। तो वो क्या हो जाएगी? हमारी उपधातु हो जाएगी। तो यहाँ पे 20 लिख लेता हूँ, 98 और 20 इसको दोस्तों ऐड करेंगे तो 8 और ये 11, यानी कि टोटल एलिमेंट 118 आ चुके हैं। और यदि आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि धातुओं की आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या यानी मेटल की संख्या 91 है और उपधातुओं की संख्या 7 है और नॉन मेटल यानी कि अधातुओं की संख्या दोस्तों कितनी है? 20 है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छा था। अब हम बात करते हैं आगे, धातु किस अवस्था में मिलती है। तो दोस्तों जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी ठोस अवस्था में मिलेगी, लेकिन इसका एक अपवाद है, आपको वो थोड़ा ध्यान रखना है। पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं कि जो धातुएं हैं दोस्तों किस अवस्था में मिलेगी? आपको सॉलिड फॉर्म में मिलेगी। किस में मिलेगी? सॉलिड यानी कि ठोस फॉर्म में मिलेगी। लेकिन एक अपवाद है जो आप सभी लोग जानते हो, पारा जो मरकरी हम कहते हैं वो एक धातु होते हुए भी कमरे के टेम्परेचर पर वो द्रव अवस्था में आपको मिलेगी दोस्तों। तो वो एक क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन यानी कि अपवाद हो जाएगा।
लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जो इसकी एक प्रॉपर्टी जो धातुओं की होती है कि धातुएं चमकदार होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं और इसके साथ साथ वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन यानी अपवाद है पारा, जो कि दोस्तों कमरे के टेम्परेचर पर भी आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, न्यूलैंड का अष्टक नियम किस पर आधारित था? तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था मैनलिफ का। तो मैनलिफ ने जो आवर्त सारणी दी थी तो उसने बेस क्या माना था दोस्तों? परमाणु द्रव्यमान संख्या को माना था। तो इन्होंने भी दोस्तों न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था उन्होंने भी उनको जो आधार माना था वो भी क्या माना था? उन्होंने आधार दोस्तों परमाणु द्रव्यमान संख्या को माना था। क्या माना था? परमाणु द्रव्यमान संख्या को मानते हुए इन्होंने अपने एलिमेंट्स को सजाया था। अब न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है? तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये दोस्तों, मतलब आपको थोड़ा बता देता हूं कि जो न्यूलैंड का अष्टक नियम है, उन्होंने कहा कि यदि आप 20 एलिमेंट कोई भी ले लिए और उनको बढ़ते हुए द्रव्यमान संख्या के आधार पर यदि आप व्यवस्थित करना चाहो तो जो पहले एलिमेंट्स के और 8वें एलिमेंट्स के आपको एक जैसे गुण दिखाई देंगे। ठीक है, इसी के कारण इनका नाम जो पड़ा है ना यहाँ पे अष्टक, तो ये 8वें एलिमेंट्स के गुण हैं वो क्या हो रहे थे? मैच हो रहे थे। लेकिन ये जो दोस्तों गुण हैं ये कुछ तत्वों तक ही सीमित थे, उसके बाद में ये जो गुण थे वो फेल हो रहे थे। जैसे कि हम बात करें जो कोबाल्ट और निकिल, तो कोबाल्ट और निकिल ने उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों अष्टक नियम के अंदर, इन्होंने हेलोजन ग्रुप के अंदर रख दिया था। किसके ग्रुप में? हेलोजन ग्रुप है ना, उसके अंदर उन्होंने रख दिया था कोबाल्ट और निकिल को। जबकि कोबाल्ट और निकिल के जो प्रॉपर्टी है वो इनसे मिलती जुलती भी नहीं थी, इसलिए ये क्या हो गया था दोस्तों? थोड़ा फेल हो गया था। तो ये हो गई न्यूलैंड के अष्टक नियम। किस पर आधारित था? तो परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित था। और इसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 56 एलिमेंट थे न्यूलैंड ने जब अपना एक वर्गीकरण दिया था, उस समय की बात है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अधातु होते हुए भी उसमें चमक पाई जाती है। मैंने आपको क्या बताया? धातुओं के अंदर चमक का गुण होता है, आघातवर्धनीयता का भी गुण होता है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है चोट, किसी धातु के ऊपर अपन चोट मारते हैं और वो पतली चादर के रूप में उसको बिखेर सकते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं दोस्तों आघातवर्धनीयता। लेकिन इनमें आघातवर्धनीयता भी नहीं होती है, नहीं चमक होती है, विद्युत की कुचालक होती है, ऊष्मा की भी क्या होती है दोस्तों? कुचालक होती है। तो लेकिन यहाँ लिखा हुआ अधातु होते हुए भी उसमें चमक पाई जाती है, यानी कि ये भी एक एक्सेप्शन ही है, अपवाद ही है। तो ये कौन सा हो जाएगा उत्तर दोस्तों? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन दोस्तों अधातु है लेकिन इसके अंदर आपको चमक मिलेगी। आयोडीन कौन से ग्रुप में आता है? तो आयोडीन आपको ध्यान रखना दोस्तों 17वें ग्रुप में आता है। कौन से ग्रुप में आता है? जो हेलोजन का ग्रुप है। उसको याद करने का एक आसान तरीका है दोस्तों आपके सामने, यदि 17वां ग्रुप यानी हेलोजन का ग्रुप आपको याद नहीं है तो मैं आप याद करा लेता हूं दोस्तों। क्या कैसे याद किया? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, इस प्रकार से आपको याद रखना है 17वें ग्रुप। तो 17वें ग्रुप के अंदर ये दोस्तों एलिमेंट्स आते हैं और इन्हें दोस्तों हेलोजन ग्रुप भी कहते हैं इस वाले ग्रुप को। तो इसके अंदर जो आयोडीन है, ये आयोडीन के अंदर क्या है दोस्तों? चमक पाई जाती है। ये क्या है? नॉन मेटल है और नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो चमक वाली है नहीं, लेकिन ये एक्सेप्शन है, एक अपवाद है दोस्तों। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट्स हैं? तो दूसरे आवर्त में दोस्तों कितने एलिमेंट्स हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं दूसरे आवर्त यानी कि कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले आवर्त के अंदर दोस्तों कितने हैं? 2 है। दूसरे आवर्त में कितने हैं एलिमेंट्स? 8 है। कितने हैं दोस्तों? 8 है। और तीसरे में भी कितने हैं दोस्तों? 8 ही है। और उसके बाद पहले आवर्त में दोस्तों आपके 2 मिलेंगे, दूसरे में 8 और उसके बाद तीसरे आवर्त में यानी कि जो एलिमेंट्स है यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट्स है दोस्तों? 8 एलिमेंट्स है। तो इसका आंसर हो चुका है दूसरे आवर्त में कितने एलिमेंट्स होंगे हमारे दोस्तों? 8 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7, अक्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है?
तो अक्रिय जो गैसें होती है, अक्रिय गैसें किसे कहते हैं दोस्तों, जो मतलब ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है, जो अभिक्रियाशील ज्यादा नहीं होती है, वो एक अपनी मतलब उनका जो अष्टक होता है वो एक पूर्ण होता है। पूर्ण का मतलब होता है उसके जो बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी भी एलिमेंट के बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वह एलिमेंट स्थायित्व को प्राप्त कर चुका है। और जब भी कोई अपने स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है तो वो फिर अपना आगे किसी एलिमेंट से रिएक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं दोस्तों अक्रिय गैसें। और अक्रिय गैसें कौन कौन सी है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, इस प्रकार से। तो ये जो है दोस्तों क्या है, अक्रिय गैसें हैं। और इनका जो ग्रुप है वो दोस्तों है 18वां ग्रुप। कौन सा है, 18वें ग्रुप के अंदर अक्रिय गैसों को रखा गया है। और अक्रिय गैसों का मतलब मैंने बता दिया कि किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन एक आपको ध्यान रखना, मैंने जिनोन यहाँ पे नहीं लिखा है, जिनोन वो एक ऐसी कंडीशन आती है वो रिएक्शन कर लेती है, लेकिन वो अपना ज्यादा मेथड इतना नहीं जाना अपने को तो बस इतना ही ध्यान रखना है, अक्रिय गैसों का मतलब होता है किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते हैं और ये अक्रिय गैसें होती है। कौन कौन सी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जिनोन, इस प्रकार से। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 8वां, मेंडलीफ आवर्त सारणी किस पर आधारित है। तो मैंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी बता दी है दोस्तों। मेंडलीफ की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। तो ये दोबारा क्वेश्चन दोस्तों मैंने रिपीट कर लिया है। तो ये कौन सा हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित है। किस पर आधारित थी दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 9वां क्वेश्चन, परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब पहला पॉइंट है कि परमाणु आकार क्या होता है। तो परमाणु आकार दोस्तों हम कहते हैं कि जो एलिमेंट्स है, यानी कि ये कोई हमने एलिमेंट्स ले लिया सोडियम का, किसका ले लिया दोस्तों, सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी कि जो परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 11 होता है। अब हम बात करें, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, दूसरे में 8 आ गए और लास्ट वाले में 1 आ चुका है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कोषों की संख्या कितनी है दोस्तों, 3 है। तो कोषों की संख्या तो हमारे पास 3 आ चुकी है। और एक बात ध्यान रखना है कि जितने कोष होते हैं उतने ही आवर्त होते हैं, जितने कोष उतने आवर्त। यानी कि यदि पूछे सोडियम कौन से आवर्त में आता है तो सोडियम तीसरे आवर्त में आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोषों की संख्या कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो इसमें भी दोस्तों ध्यान रखना है, एक लॉजिक है एक तरह का। ठीक है, जितने आवर्त उतने कोषों की संख्या जितनी होगी उतने ही दोस्तों वो आवर्त होंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे परमाणु आकार की। तो परमाणु आकार होता है, जैसे ये है सोडियम, सोडियम का यहाँ पे होता है दोस्तों न्यूक्लियस यानी कि नाभिक होता है। और इसके यहाँ पे दिख नहीं रहा दोस्तों, तो थोड़ा मैं इस साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये है सोडियम और ये सोडियम का है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बाहर यहाँ पे पहली कक्षा है, ये दूसरी कक्षा है और ये बाहर वाली तीसरी कक्षा है। तो न्यूक्लियस और जो बाहरी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है दोस्तों परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो दोस्तों हम बात करें कि ऊपर से यदि हम नीचे आ रहे हैं तो ऊपर से नीचे आने से दोस्तों कोषों की संख्या बढ़ती है। अब जब कोषों की संख्या बढ़ेगी तो ये वाली और ये वाली जो दूरी है क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। अब जब दूरी बढ़ जाएगी, हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणात्मक आवेश। अब प्लस और माइनस तो आपस में क्या होता है दोस्तों, अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब भी इनके बीच में दूरी बढ़ेगी तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, कम होगा। तो इस प्रकार से जब हम परमाणु आकार की बात करें ऊपर से नीचे आने पर, तो ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या बढ़ती है। कोषों की संख्या बढ़ेगी तो ये जो न्यूक्लियस और बाहरी कोष के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में दूरी बढ़ेगी और दूरी बढ़ जाएगी तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो दोस्तों क्या होगा, कम होगा। और कम होगा तो उसकी वजह से दोस्तों जो परमाणु आकार है वो परमाणु का आकार क्या होगा, बड़ा होगा। तो यदि आपसे पूछा जाए कि परमाणु आकार वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो परमाणु आकार में दोस्तों वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पे लिखो इंक्रीज होता है, ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां दोस्तों, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले यदि बात की जाए एलिमेंट्स को क्लासिफिकेशन किसने किया,
तो क्लासिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले डोबेराइन साहब आए और डोबेराइन साहब ने एलिमेंट्स को उनके त्रिक के आधार पर व्यवस्थित किया। अब आप बोलोगे डोबेराइन का जो त्रिक सिद्धांत है वो क्या है? तो डोबेराइन का त्रिक सिद्धांत ये कहता है दोस्तों, जैसे डोबेराइन साहब का एक हम त्रिक ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं दोस्तों इस साइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये किसने मतलब त्रिक दिया था? डोबेराइन साहब ने त्रिक दिया। तो डोबेराइन साहब ने जो त्रिक का सिद्धांत दिया, उन्होंने कहा कि इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो है 7, इसका परमाणु द्रव्यमान है कितना? 23, और इसका है दोस्तों 39। उन्होंने कहा कि जो पहले और तीसरे इन दो एलिमेंट्स का यदि आप औसत निकालोगे तो आपको बीच वाला जो है एलिमेंट्स उसका द्रव्यमान संख्या आ जाएगी, और इन्हीं को उन्होंने दिया था त्रिक दोस्तों। तो देखते हैं अब पहला कौन सा है? लिथियम है, तो लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 प्लस तीसरा कौन सा है? पोटेशियम यानी 39 बट्टे में औसत का मतलब होता है जितनी ऊपर संख्या है उतने का भाग देना पड़ता है। यदि यहाँ पे 3 होती तो 3 का भाग, 4 होती तो 4 का भाग, तो 2 का भाग देंगे तो 46 बट्टे में 2 तो यानी कि 23। इसका मतलब है ये तो त्रिक ठीक लगा, उन्होंने जो त्रिक सिद्धांत दिया था ये सही है। लेकिन ये त्रिक दोस्तों जैसे जैसे एलिमेंट्स की यानी कि तत्वों की खोज होती गई तो ये फिर त्रिक दोस्तों फेल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की है। और आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो के अंदर आपको कोई भी यदि कमी नज़र आ रही है कि इसके अंदर ये कमी है, तो मुझे दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि भाई ये आपने थोड़ा मिस्टेक किया है, इसमें थोड़ा सुधार कीजिए। तो मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को बेहतर करते रहिए दोस्तों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।